ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जंतर मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। जुटेंगे हजारों युवा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की करेंगे मांग। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। कहा 2029 में हम राहुल गांधी के नेतृत्व में बनाएंगे केंद्र में सरकार। मोदी शाह डरे हुए हैं, इसलिए चल रहा है तोड़फोड़ का काम। जाकर सत्यापन करेंगे बीएलओ। 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी अंतिम मतदाता सूची। बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं यातायात के कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन आज सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। एनटीए की बड़ी लापरवाही आई सामने। नीट अभ्यर्थी को दिया अबू धाबी का एग्जाम सेंटर। एनटीए ने शिकायत के बाद मानी गलती। राजस्थान कांग्रेस ने आयोजित किया लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली हुए शामिल। कहा हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2024 में ब्राजील ने हैती को दी मात। 3-0 से जीता मैच। हैती फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली पहली टीम। बेताब मैं नहीं, ईरान था, अब कोई पैसा नहीं मिलेगा, 10 सेंट भी नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई पर फूटा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा। मुज्तबा ने कहा था डील के लिए ट्रंप ने लगाया हड़ताल। ईरान को गबार्ड के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में दावा। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे 8 में से 5 बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म FSSAI के मानकों पर फेल। लोकल सर्किल के सर्वे में खुलासा। 48% ग्राहकों को उत्पादों की एक्सपायरी डेट नजर नहीं आती। आरबीआई का बड़ा फैसला। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किया संशोधन। फसल सीजन की परिभाषा की मानकीकृत। सेबी ने सिक्योरिटीज ट्रांसफर की प्रक्रिया की आसान। अब अपनों की जमा पूंजी के लिए नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर। कागजी कार्रवाई कम कर आसान दावों की सीमा की दोगुनी। बाजार नियामक सेबी का बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला। खुले बाजार से शेयर पुनर्खरीद को दोबारा शुरू किया। फैसला 1 अगस्त से होगा लागू। महंगाई दर को लेकर सतर्क रहना जरूरी। नीतिगत दरों में बदलाव के लिए करना होगा इंतजार। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का ऐलान। नवाजे पे चलाई इस माह में जिब्रील से नौहा ये सुना। इक्कीस जून को होने वाले नीट के री एग्जाम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली न हो पाए, इसके लिए सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर बैन लगाया गया है। एग्जाम सेंटर्स पर कड़े सुरक्षा इंतजाम की बात कही जा रही है। यहाँ तक कि परीक्षा से एक दिन पहले मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है। लेकिन परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए की लापरवाहियां रुकने का नाम नहीं ले रही, जिससे एनटीए के काम करने के तरीके और उसकी गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है नागपुर से। यहाँ नीट के एक अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए अबू धाबी भेज दिया गया। 21 जून को फिर से कराई जाने वाली नीट परीक्षा में नागपुर के एक नीट अभ्यर्थी को अबू धाबी का एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया है, जिसको लेकर अब बवाल मच गया। एनटीए की इस गलती के चलते अभ्यर्थी के घर वाले चिंता में आ गए। उनका कहना है कि परीक्षा में सिर्फ एक दिन बाकी है, ऐसे में हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। नीट अभ्यर्थी अब्दुल्ला के साथ ही गड़बड़ी हुई है। इस गड़बड़ी को लेकर अब्दुल्ला के पिता ने बताया कि 14 जून को एडमिट कार्ड आए थे, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद 19 जून तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया और जब ये डाउनलोड हुआ तो सेंटर यूएई का था और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था।
अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो अब दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। इससे पहले 3 मई को हुई नीट एग्जाम में अब्दुल्ला को नागपुर में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था। स्टूडेंट ने आवेदन में केंद्र के लिए नागपुर, वर्धा को प्राथमिकता दी थी। इसके बावजूद एनटीए ने स्थानीय ऑप्शंस की जगह सीधे विदेशी एग्जाम सेंटर आवंटित कर दिया। ऐसे में 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट और वीजा की प्रक्रिया पूरी कर विदेश पहुंचना संभव ही नहीं है। मामले की जानकारी मिलने के बाद अभिभावकों ने एनटीए हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों ने शुरुआती स्तर पर तकनीकी गलती मानी और परीक्षा केंद्र बदलने की संभावना जताई और बढ़ते बवाल के बाद दबाव में आए एनटीए ने अब्दुल्ला को नागपुर का सेंटर अलॉट किया। भले ही एनटीए ने अपनी गलती मानकर उसको सुधार लिया है, लेकिन इस घटना ने एनटीए की कार्यशैली और गंभीरता पर सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष ने भी इस पर एनटीए को घेरा। एनयूसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने इस मुद्दे पर एनटीए को आड़े हाथों लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि नीट परीक्षा के शानदार इंतजाम देखिए, नागपुर के एक छात्र को दुबई सेंटर अलॉट कर दिया गया, वहां पर जाकर परीक्षा दी। अब आनन फानन में बोल रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं, मजाक बना रखा है शिक्षा और छात्रों के भविष्य को। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब इतने बवाल के बाद भी पेपर से एक दिन पहले तक एनटीए की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, तो इस बात पर कैसे भरोसा किया जाए कि 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। वहीं अब देखना होगी कि एनटीए नीट का पेपर बिना किसी धांधली के करवा पाता है या नहीं। राम मंदिर में भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए चढ़ावे की रकम गायब होने से बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि जिस राम मंदिर का ढोल बीजेपी ने पूरे चुनाव में पीटा, जिस पर पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा प्रचार प्रसार टिका था, उसी मंदिर में बीजेपी की नाक के नीचे से चढ़ावा चोरी हो गया और सरकार को भनक तक नहीं लगी। विपक्ष इस मुद्दे पर शुरू से ही बीजेपी को घेरे हुए है और मामला बढ़ता देख सरकार को भी विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करनी पड़ी, जिसके बाद इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक जांच में 200 करोड़ से ज्यादा की रकम गायब होने की बात कही गई है। साथ ही कई घंटों तक दान पात्र के आगे लगे सीसीटीवी बंद होने की बात भी की गई है। करीब 8 महीने का सीसीटीवी डेटा डिलीट कर दिया गया। यही नहीं, जांच में ये भी पाया गया कि अयोध्या और राम मंदिर के आसपास की जमीनों को सरकार और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने सस्ते दामों में खरीद कर कई गुना महंगे दामों में बेच दिया। इन सब विवादों के बीच सीएम योगी अयोध्या पहुंचे, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब योगी के अयोध्या पहुंचने से पहले ही मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय के गायब होने की खबर आई। जैसा आप जानते हैं कि चंपत राय इस मामले में शुरू से ही विवादों में रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से मुद्दा उठाने के बाद सबसे पहले चंपत राय ने ही सफाई दी थी और इन आरोपों को खारिज किया था। वहीं चंपत राय पर यह आरोप भी लगे थे कि उन्हीं की निगरानी में उनके ड्राइवर टुन्नू यादव एकाएक धनवान बन गए। उनके पास अयोध्या जैसी जगह पर 60 कमरों की कोठी है। वहीं चंपत राय के गायब होने से शक और बढ़ गया। इस दौरान अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने भी राम मंदिर निर्माण समिति से जुड़े सदस्यों से जांच में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा कि किसी के पास सबूत है तो एसआईटी को दे। इस पूरे मामले में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान भी आया है। उन्होंने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने की बात कही है। उन्होंने साफ कहा कि राम मंदिर में जो हुआ वो सरेआम डाका है। इन सब के बीच राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, जिससे साफ है कि चढ़ावा चोरी होने से लोगों की भावनाएं आहत हुई है। वहीं देखना होगा कि ये मुद्दा कहां जाकर थमता है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने, बीजेपी सत्ता में आई, तब बीजेपी की तरफ से 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था। लेकिन अब 12 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर सरकार अपना वादा पूरा करने में विफल रही है और अब मोदी सरकार का काम विपक्ष करता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सांसद युवाओं के भविष्य संवारते दिख रहे हैं। दरअसल 19 जून को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 56 साल के हो गए हैं। इस मौके पर यूथ कांग्रेस की तरफ से युवाओं को सुनहरा मौका दिया गया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 40,000 से ज्यादा युवा पहुंचे। तालकटोरा स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखाई दी और स्टेडियम से जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो देश में बढ़ती बेरोजगारी की हकीकत बयां कर रही हैं।
राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस के मेगा जॉब फेयर में उमड़ा हजारों युवाओं का सैलाब बता रहा है कि देश में बेरोजगारी कितनी गंभीर है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों, जैसे कुछ लोग हरियाणा से तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश तो कुछ राजस्थान के युवा नौकरी की तलाश में तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे थे। यानी देश के कोने कोने से युवा पहुंचे। सोचिए, जब रोजगार के लिए हरियाणा से दिल्ली तक युवाओं को आना पड़े तो पूरे देश में बेरोजगारी कितनी है। युवा बेरोजगारी से परेशान है और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, बल्कि सरकार इस मुद्दे पर भी चुप्पी साधे हुए है। लेकिन कांग्रेस अब हजारों युवाओं की उम्मीद बनती जा रही है, क्योंकि जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम विपक्ष कर रहा है। सरकार रोजगार देने में विफल रही है, इसीलिए युवा उम्मीद लेकर यूथ कांग्रेस के रोजगार मेले में पहुंचे। इससे ये साफ हो जाता है कि कई सालों से युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे। लेकिन अगर इन युवाओं को पिछले 12 सालों में कुछ मिला है तो वो थी लाठियां और धक्के। तो साफ है कि सरकार ने युवाओं को सिर्फ बेरोजगारी, पेपर लीक और लाठियां दी हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने युवाओं को नौकरियां देकर एक मिसाल पेश की है। इन तस्वीरों से जेनजी का राहुल गांधी में एक भरोसा दिखाई देता है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जेनजी आवाज बनते जा रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब जो कांग्रेस ने कदम उठाया है वो युवाओं के भविष्य को एक नई उड़ान देने की तैयारी है। लेकिन कांग्रेस के इस कदम ने बीजेपी की जरूर परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि जहां एक तरफ राहुल गांधी को जेनजी का प्यार मिल रहा है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार को लेकर जेनजी में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी में टूट का दावा करने वाले कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की पार्टी में ही अब बगावत की लहर दौड़ गई है। 7 में से 3 विधायकों ने हाथ में सपा का झंडा थाम लिया है और इसका दावा खुद ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने किया है, जिसके बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। दरअसल एक समाचार चैनल पर डिबेट के दौरान जब अरुण राजभर से पूछा गया कि विधानसभा में आपके कितने विधायक हैं और कितने विधायक सपा का झंडा लगाकर घूमते हैं, इस पर अरुण राजभर ने जवाब देते हुए कहा कि 7 विधायक हैं, जिसमें से 3 विधायक सपा का झंडा लगाकर घूमते हैं। ये तो पहले से ही कहा जाता रहा है। अरुण राजभर के इस बयान के बाद पत्रकार ने कहा कि आपकी पार्टी तो टूट गई। इसमें एक तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हैं, जो सुभाषपा का झंडा नहीं लगाते हैं। अब ओम प्रकाश और बीती राम बचे, बस बाकी आपके 4 विधायक सपा में चले गए। इस पर अरुण राजभर ने इनकार किया और अपनी सफाई पेश करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पार्टी टूटना किसको कहते हैं, क्या इन लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। पत्रकार ने आगे कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने खुद ये बात कही थी कि जगदीश नारायण से वो बहुत नाराज है। अरुण राजभर ने पत्रकार के इस बात पर जवाब देते हुए कहा कि ये बात तो सही है, वो जब से जी रहे तब से चल रहे। ये बात तो सबको पता है कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सुनियोजित तरीके से हमारे यहाँ कैंडिडेट भेजा था कि यहाँ अगर जीतेंगे तो मेरे पास रहेंगे। डिबेट में बहस के बीच पत्रकार ने बड़ा दावा किया। उन्होंने अरुण राजभर से कहा कि आज मैं आपसे कहता हूं कि आपकी पार्टी के 2/3 विधायक अखिलेश यादव के पास हैं। अखिलेश यादव जब चाहे आपकी पार्टी का अपने यहाँ मर्जर कर सकते हैं। इस पर अरुण ने कहा कि नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में ओपी राजभर ने दावा किया था कि यूपी में सपा को तोड़ने के लिए 23 सांसद उनके जरिए बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे में अब उनकी ही पार्टी में टूट देखने को मिल सकती है। केरल में 19 जून को मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया। इस दौरान विधानसभा में वीडी सतीशन ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देकर आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करके, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की रक्षा करके और आधुनिक अवसंरचना को उत्पन्न बनाकर हम नए युग का केरल का निर्माण करेंगे। ये पहले केरल की सामाजिक प्रगति को बहाल करने और जनता से किए गए वादों को पूरा करने के हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन करेगी। बता दें, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केरल सरकार ने सरकारी स्कूलों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग को करीब 1500 करोड़ रुपए दिए हैं। इस बजट में छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने और छात्रों में वैज्ञानिक सोच और जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में केरल को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने साफ कहा
कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पहल के तहत सभी छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही इनके सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल निपटान के लिए भी जरूरी सुविधाएं बनाई जाएंगी। वहीं अब केरला में यूडीएफ का यह बजट अगले 5 सालों में कल्याणकारी योजनाओं का रोड मैप होगा।